करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व व उपयोग के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन हो रहा था। उसके महत्व के कुछ पॉइंट्स आपके रह गए हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व या व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या उपयोग है, इसका क्यों अध्ययन किया जाता है, इसकी क्या क्या खास बातें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पहले देखे थे और आज भी देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व की 4 पॉइंट्स जो कि थे आपके वो हो चुके, जिसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र या कीमत सिद्धांत की सहायता से निष्कर्ष निकालना, व्यष्टि अर्थशास्त्र व आर्थिक कल्याण की व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा व्यक्ति का किस प्रकार से वस्तुओं का या सेवाओं का उपभोग करके अधिकतम संतोष को कैसे प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र व व्यावसायिक उपक्रमों में प्रबंध के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी और कीमत सिद्धांत व आर्थिक नीति की किस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा सरकार आर्थिक नीति का निर्धारण करने में व्यष्टि अर्थशास्त्र का किस प्रकार से उपयोग करती है। इन सभी की चर्चा पिछली क्लास में हो चुकी थी। आगे उसी को कंटिन्यू रखते हुए करेंगे। हेडिंग डालिए आप, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व व उपयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व व उपयोग। इसके अंतर्गत 4-5 पॉइंट्स हो गए थे, आगे के पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र है वस्तुओं एवं साधनों का प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र जो कि कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। नाम एक ही है, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलो चाहे कीमत सिद्धांत बोलो, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व वस्तुओं एवं साधनों के प्रभाव। वस्तुओं एवं साधनों के प्रभाव में व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व होता है, इसके बारे में देखेंगे। उपयुक्त विवेचन, बहुत सारी बातें महत्व के ध्यान में रखते हुए चर्चा की, उसी को आगे ले जाते हुए व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक और तो परिवार होता है और एक और होती है फर्म। परिवारों के द्वारा उत्पादन के साधन दिए जाते हैं। इस तरफ परिवार हो गया अपना और इस तरफ फर्म हो गया। परिवार के द्वारा उत्पादन के साधन दिए जाते हैं, ये आपका साधन प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाएगा? साधन प्रवाह। किसके रूप में? श्रम के रूप में, भूमि के रूप में। यहां लिख देते हैं नीचे, साधन प्रवाह श्रम, भूमि, पूंजी आदि के रूप में। इन उत्पादन के साधनों को काम में लेकर फर्म के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये कहलाता है आपका वस्तु प्रवाह। क्या कहलाएगा? वस्तु प्रवाह कहलाता है। फर्म उत्पादन के साधनों को काम में लेकर वस्तु का उत्पादन करती है। परिवार के द्वारा वस्तुएं खरीदी जाती हैं। परिवार के द्वारा
वस्तुएं जो है खरीदी जाती है जो फर्म के द्वारा उत्पादित की जाती है। यहाँ से आपका एक एरो ऐसे घूमता हुआ फर्मों की तरफ जाएगा। जो कि वस्तु प्रवाह में आएगा। परिवारों द्वारा क्रय करना। इसके बाद जो साधन काम में लिए जाते हैं फर्म के द्वारा, उसके बदले में परिवारों को साधनों की आय प्राप्त होती है। तो ये साधनों की आय होती है अपनी मजदूरी के रूप में, भूमि के लगान के रूप में, पूंजी के ब्याज के रूप में आदि। तो ऊपर वाला जो है ये आपका वस्तु प्रवाह को शो करता है और नीचे वाला जो है ये आपके साधन प्रवाह को शो करता है या प्रस्तुत करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से जो है एक ओर से व्यवसाय से यानी फर्मों से परिवारों के बीच में और परिवारों से फर्मों के बीच में वस्तुओं और साधनों का आवागमन या प्रवाह होता रहता है, जिससे फर्में उन उत्पादन के साधनों का यूज करके वस्तुएं बनाती है और इन वस्तुओं का यूज परिवारों के द्वारा किया जाता है। परिवार इसके बदले में फर्मों को पैसा देते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में आय का जो ये वृत्ताकार प्रवाह है ये घूमता रहता है। कैसे घूमता है? परिवार जो भी वस्तुएं खरीदते हैं, इन वस्तुओं को खरीदने पर सारा का सारा पैसा फर्मों के पास चला जाता है। परिवारों के द्वारा जो उत्पादन के साधन दिए जाते हैं, श्रमिकों के रूप में, भूमि के रूप में, पूंजी के रूप में, इन साधनों के प्रतिफल के रूप में फर्मों का पैसा वापस परिवारों के पास और परिवारों को फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदकर सारे का सारा पैसा फर्मों के पास। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से यह आय का वृत्ताकार प्रवाह फर्मों और परिवारों के बीच में घूमता रहता है। इस प्रकार वस्तु बाजार व साधन बाजार में एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है। पारिवारिक या परिवार के द्वारा साधन प्रवाह होता है और फर्मों के द्वारा वस्तु प्रवाह होता है। अगर परिवार उत्पादन के साधन फर्मों की तरफ न भेजें तो फर्में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाएगी और यदि फर्में वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है तो परिवार वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर कहने की ये बात है कि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं या निर्भर पाए जाते हैं। परिवार फर्मों पर और फर्म परिवारों पर। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का सहयोग करके अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसको आगे करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन में महत्व। ऊपर वाला जो प्रवाह है आपका ए प्रवाह कर दो इसको बोले या ए कर देते हैं अपन। नीचे वाला जो है बी हो जाएगा। ए प्रवाह वस्तु प्रवाह को से वस्तु प्रवाह को शो करता है, बी आपका साधन प्रवाह को शो करता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु एवं साधनों के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए भी इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान जो है माना जाता है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अध्ययन में महत्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त व अंतर्राष्ट्रीय
के अध्ययन में महत्व कि सार्वजनिक वित्त जो कि सरकार का वित्त होता है उसको बनाने में और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन में व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति की शक्तियों के अध्ययन किया जाता है या मांग व पूर्ति की लोच का भी अध्ययन किया जाएगा। आपको जब मैंने सिलेबस दिखाया था उस सिलेबस में सेक्शन ए या यूनिट फर्स्ट में मांग का नियम, मांग की लोच, इन सब के बारे में बताया। तो कीमत में या कीमतों के निर्धारण में लोच का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितनी लोच होगी उसी के हिसाब से कीमत में वृद्धि या कीमत में कमी होती है। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत अगर बात करते हैं अपन, सार्वजनिक वित्त जो कि सरकार का वित्त होता है उस वित्त में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व काफी माना जाता है। किसी वस्तु पर लगे कर का उपभोक्ता पर भार जानने के लिए कि सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है, उस कर से सरकार को आय प्राप्त होती है। उस आय को या उस प्राप्त आय से सरकार लोगों के कल्याण के लिए पैसा खर्च करती है, लोगों का कल्याण होता है, लोगों का अधिकतम संतोष प्राप्त होता है। तो सरकार के द्वारा जब टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स के रूप में जो आय प्राप्त हो रही है वो आय जो प्राप्त हो रही है वो प्राप्त कौन सा पक्ष कहलाएगा? धनात्मक पक्ष कहलाएगा। टैक्स से सरकार को आय प्राप्त होना। लेकिन सरकार जो टैक्स लगा रही है उस टैक्स से, उस कर से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता को ज्यादा कीमत उस वस्तु की देनी पड़ती है। फलस्वरूप उपभोक्ता का शोषण भी होता है। उपभोक्ता का जब शोषण होगा तो वो आपका ऋणात्मक पक्ष कहलाता है। लेकिन अगर धनात्मक पक्ष यानी कि सरकार को आय ज्यादा प्राप्त हो रही है टैक्स की मात्रा से, तो वो टैक्स लगाना सही माना जाएगा। कहने का मतलब धनात्मक पक्ष ऋणात्मक पक्ष पर ज्यादा प्रबल, ज्यादा भारी सिद्ध हो रहा है तो टैक्सेस लगाना बुरा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कर की मात्रा लगाई जाती है ये वस्तु की यानी मांग की लोच पर डिपेंड करती है कि आपकी उस वस्तु की मांग कैसी है। तो मांग की लोच के विचार का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार सार्वजनिक वित्त में जब मांग की लोच देखी जाती है टैक्स के लिए, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन की अगर हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जब एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार किया जाता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसमें जिस देश को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उस वस्तु को वो मंगा सकता है और उसका यूज करके संतोष प्राप्त करता है। तो आयात और निर्यात के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस वस्तु का आयात करना है, किस वस्तु का निर्यात करना है, ये आयात और निर्यात भी मांग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करती है कि उस वस्तु की मांग की लोच किस प्रकार की है या पूर्ति की लोच किस प्रकार की है। अगर मांग की लोच इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, ये सारी मांग की लोचें होती है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग होगी तो वस्तु को निर्यात करना फायदेमंद होता है, वस्तु का ज्यादा मात्रा में आयात करना फायदेमंद होता है या वस्तु का निर्यात करना थोड़ा सा कम फायदेमंद होता है। ये सारी चीजें आपकी लोच पर डिपेंड करती है। इस प्रकार एक देश की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं, उस देश की मुद्रा को निर्धारित करने में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का काफी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो विनिमय दर का निर्धारण होता है वो विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी
निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर बताया था, उसी प्रकार साधनों की कीमत का निर्धारण श्रमिक की मांग और श्रमिक की पूर्ति के द्वारा निर्धारित बताया। उसी प्रकार विनिमय दर का जो निर्धारण है वो विनिमय दर का निर्धारण भी विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा ही होता है, जो कि आपका SS और DD दोनों के कटान बिंदु से ये विनिमय दर का निर्धारण हो जाएगा और ये आपकी विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर विनिमय दर करेंगे जो कि आपका YX कहलाएगा, ये आपका XX है जो कि विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति को बताता है। इन दोनों के पटान से ये आपकी संतुलन दर निर्धारित होती है। अगर विनिमय दर R से बढ़कर R1 हो जाती है तो देखो इसकी मांग तो हो जाएगी कम और पूर्ति हो जाएगी ज्यादा, और अगर विनिमय दर घटकर R2 हो जाती है तो देखो पूर्ति तो हो जाएगी ज्यादा और मांग हो जाएगी, पूर्ति तो हो जाएगी कम और मांग हो जाएगी ज्यादा। उसी प्रकार जिस प्रकार वस्तु की कीमत निर्धारित होती है उसी प्रकार विनिमय दर का निर्धारण भी विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा ही होती है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्रों में काफी सीमा तक जो है उपयोग किया जाता है। इन सभी महत्व के पॉइंट्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक नीति के निर्धारण में, आर्थिक कल्याण में, निष्कर्ष निकालने में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, सार्वजनिक वित्त में, व्यवसायिक प्रबंध में, इन सभी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम ऐसे ही जो है नहीं मान सकते कि ये इसका कोई उपयोग नहीं है। इन महत्व को ध्यान में रखते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था के अध्ययन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और काफी महत्वपूर्ण उसका योगदान माना जाता है। इस पॉइंट्स को या इस डायग्राम को भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। महत्व होने के बाद नेक्स्ट जो आपका होगा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमियां या व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी चीज का कोई अध्ययन किया जाता है, उसका महत्व होता है या उसके कुछ गुण होते हैं, तो उसकी कुछ कमियां भी पाई जाती है। उन कमियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन कमियों को हालांकि देखकर दूर करने की कोशिश की जाती है ताकि वो कमियां लंबे समय तक ना बनी रहे। तो हेडिंग डालिए आप लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमियां। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। कमियां। व्यष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक सिद्धांत में इतना महत्व होते हुए भी उसमें कुछ कमियां या उसकी कुछ सीमाएं हैं जिसका अपन जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे या देखेंगे। इसमें सबसे पहली जो कमी है इसकी वो है ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता। इसमें यह है कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र।
नहीं करता। ये तो किस पे करता है? ये तो सिर्फ वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थव्यवस्था जो होती है वो पूरी अर्थव्यवस्था समूह से बनी हुई होती है, उसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यष्टि अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी कमी जो है वो यही मानी जाती है कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गतिविधि पर प्रकाश नहीं डालता है। ये तो सिर्फ वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन करके उनका निष्कर्ष निकालने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है। इसकी सहायता से हम कुल रोजगार या राष्ट्रीय रोजगार, कुल आमदनी या कुल आय, देश में सामान्य कीमत स्तर है, इन सब के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें एक व्यक्ति की आय का पता करना है या कुछ व्यक्तियों की आय का पता करना है, कुछ क्षेत्र के उत्पादन का पता करना है, कुछ वस्तुओं की कीमतों का पता करना है, तो वहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन जहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात आ जाती है, पूरी अर्थव्यवस्था की बात आती है, वहाँ पर ये व्यष्टि अर्थशास्त्र काम नहीं करता है। जब देश में मुद्रास्फीति की समस्या है, जब देश में बेरोजगारी की स्थिति है या बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है, उस समय हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अगर करेंगे तो मुद्रास्फीति की समस्या या बेरोजगारी की समस्या रहेगी। इस समस्या का समाधान समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में या मुद्रास्फीति की स्थिति को दूर करने के लिए या बेरोजगारी की स्थिति को दूर करने के लिए या देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, जीडीपी में वृद्धि करने के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का नहीं, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अतः जहाँ पर संपूर्ण या समग्र अर्थव्यवस्था की बात होती है, यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का काम नहीं बन पाता है या व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा काम नहीं हो पाता है। यह व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमियों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था वैयक्तिक इकाई से नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से मिलकर बन रही होती है। नेक्स्ट बात आती है आपकी पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित। पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित पूर्ण रोजगार क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति काम के इच्छुक व्यक्ति हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। ये पूर्ण रोजगार की मान्यता कहलाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र प्राय पूर्ण रोजगार की दशा को मानकर चलता है, लेकिन अगर व्यवहार में बात करते हैं अपन, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे वो विकसित अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो विकासशील अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो है पूर्ण रोजगार की मान्यता व्यवहार में नहीं पाई जाती। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में जितने व्यक्ति काम करने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं, उन सभी को रोजगार प्राप्त होता है। ये मान्यता सर्वथा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगार होता ही है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये भी कमी पाई जाती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। वो इसलिए क्योंकि ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, व्यक्ति को छोटी इकाइयों का सीमित स्तर पर अध्ययन करता है। तो सीमित स्तर पर जब इसको अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं मिलती या बेरोजगार नहीं मिलते हैं, तो वो पूरी अर्थव्यवस्था में ये बता देता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मान्यता पाई जाती है, जो कि सर्वथा सही नहीं होती है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये दो कमियां जो है ये खास
खासकर कमियां हैं, इन कमियों का अपने को ध्यान रखना है और इसके बारे में आगे और भी देखेंगे अपन। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब अपन कोई भी सिद्धांत पढ़ेंगे, कोई भी जैसे ब्याज का सिद्धांत पढ़ेंगे, लाभ का सिद्धांत पढ़ेंगे, लगान का सिद्धांत पढ़ेंगे, पूर्ण रोजगार के बाजार पढ़ेंगे, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले एकाधिकार बाजार पढ़ेंगे, ये सारी जब चीजें पढ़ेंगे उन सब में जब कमियां की जाएगी तो ये कमियां आपको हर सिद्धांत में, हर बाजार में, हर अर्थशास्त्र के अंदर, कहने का मतलब जहां पर भी कमी की बात आती है तो अपने को ये दो पॉइंट देने हैं, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित और यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था वाला नहीं आएगा, सॉरी, सिर्फ पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित। और एक और है, मैं आपको बता दूंगी वो कौन सा, मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा है। पूर्ण रोजगार की मान्यता वाला तो आपको हर कमी के अंतर्गत बताना है। आगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए चर्चा करेंगे। आज इतना ही किया जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी का नेक्स्ट जो है अपन कल करेंगे।